दोस्तों, दुनिया भर के सिनेमा में जब कोई शुरुआती दौर में होता है तो स्ट्रगल शुरू होता है फिल्म बनाने का। एक मुद्दा होता है, फिर उस पे एक सार्थक सिनेमा बनाया जाता है और धीरे धीरे वो डायरेक्टर ग्रो करता है, उसका काम पसंद आने लगता है, फिर वो कमर्शियल फिल्मों की तरफ जाता है। लेकिन दुनिया में शायद एकमात्र एक डायरेक्टर होगा मेरी नज़र में जो कमर्शियल सिनेमा से सार्थक सिनेमा की तरफ उतरा है, वो है अनुभव सिन्हा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है आप यूनिक है इस मामले में। कई और कोई एग्जाम्पल आप पाते हैं इस तरह के? मैंने ऐसा सोचा नहीं। एक्चुअली मैं इतना ज़्यादा इसको इतना ड्रामेटिक तरीके से देखता नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले जो तब मन करता था बनाता था, अब जो वो अब मन करता है वो बनाता हूँ। तो मेरे लिए जो बीज है वो मन है, इसलिए लेकिन मुझे आपकी बात समझ में आ रही है। मुझे ऐसा नहीं कि मुझे बात समझ नहीं आती, लेकिन मैंने इस प्रकार से ढूंढा नहीं। लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है कि कमर्शियल सिनेमा से कोई ऐसा, और कमर्शियल सिनेमा कैसा, मतलब 10 और रावण हाँ। और तुम बिन, उसके बाद वो एक मेरी खुद की मिस्ट्री है। मुझे पता करनी है कि क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। मतलब तमाम सारी फिल्में आपकी, मैं शुरुआती फिल्मों की तुम बिन और उसके हम रावण से शुरू करते हैं कि रावण एक ऐसी फिल्म जो शायद उस समय लोगों को उतना बॉक्स ऑफिस नहीं लगा, लेकिन उस समय बच्चों के मन में, और आज भी जब भी रावण टीवी पे आती है या इस पे देखी जाती है ओटीटी पे, बच्चों को रावण से क्रेज है। ये कैसा, ये आइडिया कैसे? क्योंकि आज हम सिर्फ सिनेमा की बात कर रहे हैं, हम कोई और दूसरी बात नहीं कर रहे कि कैसा सिनेमा इवॉल्व हुआ अनुभव का, क्या किस तरह से वो देखते हैं सिनेमा को। सिनेमा इवॉल्व मतलब शुरू तो हुआ मेरे दिमाग में करियर की तरह, कि ये एक मेरा प्रोफेशन है कि मैं फिल्में बनाता हूँ। और मुल्क के बाद वो प्रोफेशन नहीं रह गया, वो एक्सप्रेशन हो गया। तो ये फ़र्क हुआ दोनों चीज़ों में, इवोल्यूशन ये है। और वो क्यों हुआ उसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। उम्र हो गई, बड़ा हो गया, दुनिया की तरफ ज़्यादा देखने लगा। तो पहले तो ये था कि फिल्म बनानी है, वो चलनी चाहिए, तो और बड़ी फिल्म बनाने को मिलेगी और फीस मिलेगी। फिर वो हिट हो जाएगी तो और फीस मिलेगी और बड़ी फिल्म बनाने को मिलेगी। वो यात्रा थी। अब वो यात्रा बिल्कुल नहीं। अब फिल्म कितनी बड़ी है छोटी है उस पर मेरी नज़र नहीं रहती। मुझे क्या कहना है उस पर नज़र रहती है। और हालांकि अब वहाँ से भी थोड़ा ऐसा लगता है कि कुछ किसी दिशा में चला जाए। बड़ी स्पिरिचुअल सी यात्रा है ना वो, जैसे हम अंदर से बाहर की यात्रा शुरू होती है और फिर बाहर से अंदर की यात्रा शुरू होती है, वही सिनेमा की यात्रा आपकी हो रही है। हाँ, मतलब स्पिरिचुअल बोल के ऐसा बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत वैसा लगता है। लेकिन हाँ, खुद को ढूंढने की भी एक यात्रा तो है। मैं शुरू करना चाह रहा था रावण से कि ये वीडियो गेम और इंडियन सुपर हीरो, ये कॉन्सेप्ट, ये अवधारणा, ये कैसे इवॉल्व हुई, कैसे जनरेट हुई, कहाँ से ये बीज आया, क्या किस तरह से रावण बना? एक फोटो देखी थी जिसमें एक बच्चा रिमोट से एक दूसरे आदमी को कंट्रोल कर रहा था। फोटो थी, तो वो मुझे बहुत सम्मोहक लगा। फिर वो कुछ दिन फोटो रही दिमाग में, और एक ऐसी कहानी बनी कि एक बाप ने अपने बेटे के लिए वीडियो गेम बनाया और वो विलेन बाहर आ गया, गेम का विलेन बाहर आ गया, उसने बाप को ही मार दिया। अब बाप ने सरप्राइज ये रखा था कि बेटे के लिए कि हीरो बाप के जैसा दिखता था। फिर वो बाप को बाहर लाता है, ऐसी कहानी आई। पर मुझे लगा ये थोड़ी, न सिर्फ धन और न सिर्फ स्टारडम के कारण, पर मैं शाहरुख को जानता नहीं था उतना। मैंने 15 दिन एक फिल्म में असिस्ट किया था जिसमें शाहरुख हीरो था। तो शाहरुख के बारे में पढ़ता रहता था कि उसको वीडियो गेम में बहुत इंटरेस्ट था, उसको वीएफएक्स में बहुत इंटरेस्ट था, उसको सुपर हीरो में बहुत इंटरेस्ट था। तो मैंने शाहरुख को मैसेज कर दिया। और मेरी खुद की अपनी एजुकेशन इस दुनिया की बहुत कम थी। मैंने बहुत ज़्यादा सुपर हीरो फिल्में नहीं देखी थी।
तो मैंने शाहरुख को कहानी सुनाई, उसको बहुत अच्छी लगी, उसने कहा बनाते हैं। और फिर वहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई इस दुनिया को समझने की। और फिर तब तक मैंने स्क्रिप्ट लिखी नहीं थी, इसके बाद फिर स्क्रिप्ट लिखी जानी शुरू हुई, जिसमें शाहरुख का भी बहुत योगदान था, और भी लोग थे। हमने अमेरिकन एक आदमी बुलाया था, डेविड बेनुलो। तो फिर लगा 1-1.5 साल लगा उसको लिखने को। सो उस समय वीएफएक्स हम कर रहे थे, पर वीएफएक्स भी उस तरह से ग्रो नहीं हुआ था। हम उस शैशवावस्था से युवावस्था की तरफ वीएफएक्स इंडस्ट्री जा रही थी। अब तो खैर मामला ही अलग है। तो उस समय इतना डिफिकल्ट वो पूरा सारा करने में क्या क्या समस्याएं आई, और हाउ यू अचीव्ड दैट? मैं म्यूजिक वीडियो के टाइम से वीएफएक्स कर रहा था। हाँ। तो मेरे अब वीएफएक्स की यात्रा शुरू हो गई थी 1998 में, 1998 में। और काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करता था, बदमाशियां करता था, मुझे बड़ा मज़ा आता था उसमें। मुझे नहीं पता था कि ये कल्मिनेट होगा एक फीचर फिल्म में। तो उस वक्त तक भी मतलब वीएफएक्स पे काम होना शुरू हो गया था, लेकिन हमने जो रावण के वीएफएक्स किए, उसका ओवरऑल अकम्पलिशमेंट इतना अच्छा था कि लोग आज भी उसके वीएफएक्स की बात करते हैं। 15 साल हो गए। और वो टीम वर्क था। वो क्या होता है, अंत में श्रेय सारा जो है वो निर्देशक को मिल जाता है। निर्देशक का आमतौर पे ज़्यादातर श्रेय असफलता का होना चाहिए। सफलता का सारा श्रेय टीम का होता है मेरे ख्याल से। तो वो बहुत भयंकर टीम वर्क था। मतलब मैं उन लोगों को मिला ही नहीं हूँ जो 1000-1200 बच्चे 6 महीना, साल भर, 1.5 साल उन वीएफएक्स स्टूडियोज़ में अंधेरे कमरों में 24 घंटे बैठ के काम कर रहे थे। वहीं सो जाते थे, वहीं उठ जाते थे और फिर काम करने लगते थे। मैं उनको नामों से भी नहीं जानता हूँ, और उनका मेरी जो प्रशंसा होती है वीएफएक्स में, उसमें उनका कितना कंट्रीब्यूशन है, मैं वो कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो ये अमूमन होता है कि जब हम वीएफएक्स से भरपूर फिल्म होती है, जैसे रावण, तो हर आपको हर दूसरे सीन में वो चौंकाता था नए सीक्वेंस के साथ। ऐसे में इमोशन कहीं ना कहीं बैक सीट पर रह जाता है, लेकिन आपने उसका भी पूरा ध्यान रखा कि दोनों साथ ही साथ चलते रहे। ये बैलेंसिंग कितना जरूरी है? अगर आप कहानी सुना रहे हैं और वो कहानी एक ऐसी दुनिया में बसी हुई है जो इतनी तकनीकी है, तो कहानी अगर आप सुनाते रहेंगे तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा सम्मोहित हो गए उसकी तकनीकी अन्वेषण से, तो वो तब कहानी कॉम्प्रोमाइज होती है, और इसका निर्देशक को कभी पता नहीं चलता है। वो चांस की बात थी कि ज्यादातर फिल्म में ये संतुलन अच्छा बना रहा। सो ये मतलब विजुअल इफेक्ट और एक्शन, मतलब वो पहले कुछ सीन के बाद वो लगातार भाग ही रहे हैं उससे, इसको डिजाइन करने में, मतलब क्योंकि स्क्रिप्ट लेवल पे ही डिजाइन हुआ होगा, क्या 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 एहतियात उस समय आपके जहन में होगी, आप याद कर पाए? क्या क्या सोचा था उस बारे में? उस फिल्म में एहतियात कोई बरत नहीं रहा था। अच्छा। हाँ, ना शाहरुख बरत रहा था एहतियात। उस वक्त तो ये था कि जो सबसे पागल आइडिया, और लेकिन अच्छा और पागल आइडिया दिमाग में आ जाए, वो हम करेंगे। तो वो हमने किया। मतलब जैसे वो कार फेंकने वाला सीक्वेंस है ना, जो एक दूसरे के ऊपर कार फेंकते, वो सीक्वेंस मैंने सोच लिया था 2 महीने पहले, पर मैं डर के मारे किसी को सुना ही नहीं रहा था कि ये लोग बोलेंगे पागल हो गया है। और सब अब तनाव बढ़ रहा था क्योंकि हम शूटिंग पे जाने वाले थे। तो एक दिन मैंने शाहरुख को ऐसी फ्लो में सुना दिया सीक्वेंस, और मैंने कहा ऐसा कुछ करेंगे। तो बोला ऐसा कुछ क्यों करेंगे, ये क्यों नहीं कर सकते, ये किसी और पिक्चर का सीक्वेंस सुना रहा है तो मैंने कहा नहीं, तो मैंने अपने लिए लिखा है। तो बोला ये क्यों नहीं कर सकते? मैंने कहा अच्छा है। बोला अच्छा है, माइंड ब्लोइंग है। तो वो हिमाकत की इंतहा ये थी कि वो हिमाकत व्यक्त करने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। So, मतलब इट वॉज ह्यूज फिल्म, और मतलब सुपरस्टार हिंदुस्तान का उसमें। उसके बाद
हालांकि आपने कई सारे स्टार सुपरस्टार्स के साथ काम किया, लेकिन शाहरुख के साथ काम करने के बाद, इतनी बड़ी फिल्म, एक अलग तरह की फिल्म करने के बाद, अपने आप में कुछ विजन एज ए डायरेक्टर आपको बदलाव महसूस हुआ? नहीं, मैं कोई भी अच्छी चीज़ आती है ना तो उसको मैं पीछे छोड़ के निकल जाता हूँ, क्योंकि वो क्या होता है फिर वो बोझ हो जाती है, फिर वो आपको अपने आप को वो उसका अच्छी चीज़ की ये समस्या होती है कि वो आपके ऊपर बोझ हो जाती है और आपके साथ चलती है और आपके पूरी सोच को चेंज कर देती है। आप ये विश्वास करने लगते हैं कि मुझे कुछ आता है, और मैं क्रिएशन के प्रोसेस में इस विचार से दूर रहना पसंद करता हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ मुझे कुछ नहीं आता है, तो मैं मेरे फेलियर्स को हमेशा ज़्यादा साथ में लेके चलता हूँ। वो तो हो गया, ठीक है, चलिए, अच्छा है, खुशी हुई। क्या बात है। सो कहीं अपनी कला को लेके या अपने विधा को लेके हर दुनिया में हर कलाकार ग्रो करता है, उसमें एक एक चीज समझता चलता है, उस अपने प्लस माइनस समझते चलता है। क्या आपको लगता है कि अनुभव के लिए सिनेमा किस तरह से क्या है? अब तो जो भी कहानियाँ मुझे पसंद आती हैं, जो भी कहानियाँ मेरे बनाने का मन करता है, वो एक प्रकार का एक्सप्रेशन ही होता है। कभी कोई किसी किरदार से अट्रैक्ट हो गए, कभी किसी एक घटना से अट्रैक्ट हो गए, कभी किसी एक बात से अट्रैक्ट हो गए। तो अब सिनेमा थोड़ा अलग है मेरे लिए, थोड़ा ऐसा ऐसा ज़्यादा आध्यात्मिक मैटर हो गया है, जो कि मतलब ऐसा कभी कभी मुझे लगता है कि इतना सीरियसली भी नहीं लेना चाहिए ना सिनेमा को, पर वो समस्या इस वक्त रही है पिछले कुछ सालों से, और उसको तोड़ने का भी प्रयास है। मतलब मुझे भी लगता है, मेरा ही मन करता है कि कुछ खुश फिल्में बनाई जाएं। खुश फिल्में तो आपने बनाई है बहुत सारी, और जी, फिर ये से ये जो बदलाव आया था, जैसे आपने कहा कि समझ में, आपको भी समझ में नहीं आया, लेकिन क्या, जैसे हम लोग, ये बड़ा क्लीशे डायलॉग है लेकिन वो बड़ा करेक्ट है कि कला हमेशा समाज की अभिव्यक्ति करती है। क्या वो कहीं इम्पैक्ट आपके जहन में आया कि सामाजिक सरोकार, सामाजिक स्थितियां देखकर, कि क्योंकि ये बहुत बड़ा मेकशिफ्ट है, मतलब रावण बनाने वाला, तुम बनाने वाला, 10 बनाने वाला अचानक मुल्क जैसी फिल्म बनाए, ये तो मतलब हाँ, वो मुझे पता नहीं कैसे हुआ, मैं बहुत इम्पैक्ट हो गया था उस ज़माने में, उस दौर में जो देश में कुछ एक अजीब सा माहौल चल रहा था, वो मेरे लिए बहुत नया था, तो मैं उससे बहुत इम्पैक्ट हो गया था। तो वो कहानी वहाँ से आई और वो और बना दी गई। और ट्रीटमेंट वाइज भी, मतलब अगर हम हाँ, अब 10 देखें तो और मुल्क देखें। मुल्क देख यार, एक मतलब टेकिंग वाइज आपको लगता ही नहीं कि ये वही डायरेक्टर है जिसने ये फिल्म बनाई है। तो ये एकदम चेंज जो है आपकी स्टाइल में, एक तो वो एक स्टाइल भाई था जिसने 10 बनाई थी कि यार यार क्या फिल्म बनाई है यार, क्या है, और मुल्क जहां पे आप एकदम कलर पैलेट अलग है, उसका उसका टेकिंग का अंदाज अलग है, शांत सारा। ठहराव अलग है, पर वो तो कहानी से हमेशा तय होता है कि फिल्म कैसे शूट की जाएगी, कैसी दिखेगी। तो मुल्क की कहानी में एक डेप्थ थी, ठहराव था। तो मेरे ख्याल से वो भाषा जो चेंज हुई, वो इस वजह से चेंज हुई कि मैं जिस प्रकार की कहानियाँ कहने लग गया। उसके पहले टेस्टोस्टेरोन की कहानियाँ थी, उसके बाद थोड़ा बैठ के बातचीत करने वाली कहानी हुई। अब वो विभत्सता की तरफ जा रहा है। सी देखी मैंने, और मैंने आपको मैसेज भी किया था कि ये भयानक है, मतलब आप बाहर निकलते और आपको समझ में आता है कि आप किस समाज में रह रहे हैं। क्या सिनेमा को इस अंदाज में कहना, मैं हमेशा अपने रिव्यूज में भी कहता आया अपने जीवन भर की, अच्छा सिनेमा सफल हो, असफल हो, सफल हो, या बुरा सिनेमा सफल हो,
लेकिन ये जरूरी नहीं कि अच्छा सिनेमा सफल नहीं हुआ तो वो खराब है, या बुरा सिनेमा बहुत सक्सेसफुल हिट हो गया, सुपर चार्ट बस्टर हो गया तो अच्छा सिनेमा हो जाएगा। अच्छा सिनेमा है, खराब सिनेमा है, उसका सफलता से कोई लेन देन नहीं। लेकिन जहां इंपैक्ट पड़ रहा है वो तो उसमें आपको 100 में से 100 नंबर है। थैंक यू। मतलब क्या कहेंगे 80 को लेके, किस तरह के आपको रिएक्शंस मिले उसके? बहुत बढ़िया, मतलब ऐसे रिएक्शंस मुझे कभी नहीं मिले। इतनी सारी रीलें लोगों ने बनाई हैं, विश्वास ही नहीं हो रहा मुझे। इतने सारे रिव्यूज़, और कोई भी ऐसा मतलब अच्छा जैसा बोल के नहीं जाता, तो वो कमाल है। बॉक्स ऑफिस थोड़ा बेहतर हो सकता था। और सफलता फिल्म की जो है ना सर, फिल्म किस उद्देश्य से बनाई गई उससे तय होता है सफलता क्या। अगर फिल्म बनाई इसलिए गई है कि वो हिट हो, सुपर हिट हो, ब्लॉकबस्टर हो, तो फिर उसका हिट होना ज़रूरी है। और अगर फिल्म बनाई, फिर उस फिल्म का अच्छा होना उतना ज़रूरी नहीं है जितना उसका हिट होना ज़रूरी है, क्योंकि उसका उद्देश्य वो था। उसमें कोई बुरी बात नहीं है। और कुछ फिल्में ऐसी होंगी जो अच्छे होने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और जिस मकसद से बनाई गई हैं वहाँ तक पहुँचने में इंटरेस्टेड है। सफलता बोनस होगी, मतलब जो उसकी बॉक्स ऑफिस की सफलता बोनस होगी। तो फिल्मों की जो जिस दिन आप तय करते हैं कि ये फिल्म बनाएंगे, उस दिन उस फिल्म का उद्देश्य तय होता है। और फिल्म की सफलता जो है, अब मैं आपको कैसे बताऊं, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब मुल्क रिलीज़ हुई थी तो उसके बारे में ऐसे बात नहीं होती थी कि क्या बात है, माइलस्टोन हो गई। हाँ, मुल्क को रिलीज़ होकर के 8 साल हो गए, तो मुल्क का बॉक्स ऑफिस 22-23 करोड़ रुपए का था। आज उस साल कितनी फिल्में रिलीज़ हुई होंगी, उस साल की कितनी फिल्में 8 साल बाद डिस्कस होती हैं। ये भी तो सफलता का अंग ही है ना। बिल्कुल। और खासकर चिंटू जी जैसे एक्टर को मना लेना और उनका उस कैरेक्टर को स्वीकार कर लेना, क्योंकि वो रणवीर को डांटते थे कि यार किस तरह का सिनेमा कर रहा है तू, जरा कमर्शियल कर। और ऐसे में चिंटू जी का करना, खुद तो क्या कैसे करेगा? मनाया आपने उनको? कोई मनाना नहीं पड़ा उनको। कहानी सुनाई, इनको बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा मैं करूंगा। क्या बिल्कुल मनाना नहीं पड़ा। सो ये जब आप किसी इशू पे फिल्म बनाते, जो आप लगातार बना ही रहे, क्या इसमें कहीं पर, क्योंकि अल्टीमेटली सिनेमा है, माध्यम है, आपको दर्शकों को बांध के रखना है, तो वो एलिमेंट कैसे मिक्स ध्यान रखा जाता है? कोशिश पूरी की जाती है। कई बार जो कोशिश सफल होती है, कई बार नहीं होती है। ये पता होता है कि ये तथाकथित मनोरंजक फिल्म नहीं है, ये फिल्म जो है आपको परेशान करेगी। और आज की दौर में, दुनिया में परेशान होना कोई नहीं चाहता। लोग आमतौर पे परेशान ही हैं किसी न किसी वजह से। कभी कहीं जंग चल रही होती है, कभी कुछ होता है, ट्रैफिक है, आदमी अपने घर से निकलता है, ट्रैफिक में फंसता है, फिर जाके पार्किंग ढूंढता है, फिर महंगी टिकट खरीदता है, फिर महंगा पॉपकॉर्न खरीदता है। तो वो सब करने के बाद उसको ये तो नहीं चाहिए ना कि भाई मुझे परेशान कर दीजिए आप। कुछ लोगों को नहीं चाहिए, कुछ लोगों को चाहिए। तो ये हमेशा लड़ाई रहती है कि कैसे इसको मनोरंजक भी बना के रखा जाए। कई बार हो जाता है, कई बार नहीं होता। एक मतलब आपका जो देखने का नजरिया है, हमारे यहाँ पे सदियों से, मुझे लगता है हमारे यहाँ क्या दुनिया में ही होता है, पति पत्नी के झगड़े में एक थप्पड़ लगा दिया, कोई बड़ी बात घटना नहीं होती दुनिया है। में नहीं होता ऐसा। नहीं, हमारे यहाँ कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे यहाँ, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर दुनिया के हर हाँ, देश में ऐसा हाँ, हो रहा है। कई समाज ऐसे हैं जहाँ पे बच्चों को बचपन से सेंसिटाइज किया, मतलब वहाँ पे किसी को थप्पड़ मार देना भी आम बात नहीं है। मर्द एक मर्द को ही मार दे, वो भी आम बात नहीं है। हमारे यहाँ मर्द मर्द को मार दे बहुत आम बात है। हाँ, कि भाई दो लोगों का झगड़ा हो गया, उसने एक थप्पड़ मार दिया, अब जान दो, नया हो गया ना,
हम लोग उसको ऐसे साइड कर देते हैं। पर किसी को थप्पड़ मारना सिर्फ चोट का विषय नहीं है, वो उसके आत्मसम्मान को तोड़ देने का प्रश्न है। तो वहां पे मतलब हम बचपन में सुनते थे कि बच्चों को मार नहीं पड़ती है। जैसे मैंने मेरे बेटे को, अब तो 24 साल का हो गया, कभी नहीं एक थप्पड़ नहीं खाया उसने मेरे हाथ से। और हम तो बल्ले से मार खा खा के बड़े हुए हैं। क्रिकेट के बल्ले से मार खाई है। मेरा बेटा भी इस मामले में लकी है। मैं उसको बोलता हूँ तेरे को यूएस जाने की जरूरत नहीं पिटने के लिए, तो यहाँ पे भी सेफ है। तो सो ये जो सारे पूरा आपका सिनेमा चला, भीड़ की बात मैं करना चाहूँ, ये बड़ा साहसी निर्णय था आपकी, पूरी ब्लैक एंड व्हाइट उसमें आपने यूज की, ये कैसे था? क्योंकि उस पूरे माहौल में हम लोग वैसे ही एक अलग ही मानसिकता में चल रहे थे, बहुत साहसी निर्णय था। कैसे डिसाइड किया आपने? मुझे लगा कि ये एक बड़ी ऐतिहासिक घटना थी। मुझे लगा कि वो जो सड़कों पर लोग जा रहे थे वो मुझे ऐसा, मतलब मुझे पार्टीशन की याद दिला रहे थे। और एक प्रकार का था पार्टीशन के, जो अफोर्ड कर सकते थे वो घर में रुक जाएं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते थे वो सड़क पे निकल जाएं। उनका पार्टीशन था। तो मुझे लगता था बहुत ही ऐतिहासिक है ये जो हो रहा है, हुआ। और ऐतिहासिक कैसे बोलूं इसको, क्योंकि तो अभी 6 महीने पुरानी घटना थी जब मैं बना रहा था। तो मुझे लगा ब्लैक एंड वाइट से वो फीलिंग आएगी। बाद में मुझे पता चला कि इसी कारण से स्पीलबर्ग ने शिंडलर्स लिस्ट ब्लैक एंड वाइट बनाई थी। तो और कुछ नहीं था, मुझे ऐसा कहना था कि दिस वाज एन एपिसोड ऑफ एपिक प्रोपोर्शंस। सिर्फ इतनी सी बात थी। आपने पार्टीशन का भी नाम लिया। हम लोग, मुझे लगता है कई मायने में हम लोग बड़े हिपोक्रेट टाइप के लोग हैं। हमने पार्टीशन पे भी खुल के बात अभी तक आज तक नहीं की। गिनी चुनी कुछ फिल्में हमारे यहाँ बनी होगी पार्टीशन पे। हाँ, पता नहीं क्यों। जबकि दुनिया भर में, मतलब जर्मनी कह ले, कहीं भी जहां पे ये हुआ है वहां पे कतार से फिल्में हैं। हम बात ही नहीं करना चाहते उस पे। हाँ, वो क्या होता है, ये फिल्में महंगी बहुत होती हैं। तो फिर वो एक भय ये रहता है ना कि इतना पैसा लगेगा अगर, तो क्या आएगा पैसा वापस। हालांकि अब तो जैसे 71 वॉर पे तो बहुत सारी फिल्में बन गई हैं। 71 पे तो बनी है। सो अब ये जो AI आया है, इससे क्या बदलाव देख रहे हैं आप? ये इसको किस तरह से देखा जाए? क्या दुनिया भर के लोग, हॉलीवुड में भी स्ट्राइक हुई उसको लेके बाद में, क्या इसको किस तरह से देखा जाए? एआई टूल है, जैसे कैमरा है, जैसे गिटार है, जैसे एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। कोई पहले मस्त फिल्म कैसे एडिट होती थी, वो फिल्म का प्रिंट बनता था, फिर काटते थे, फिर चिपकाते थे, उसके बाद नॉन लिनियर आ गया। तो उसमें आप कितने वर्जन बना लीजिए, आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो एआई एक अच्छा टूल है, और ऐसा टूल है जिसपे आप चाहें तो उस माध्यम की फिल्में बना सकते हैं। जैसे हैंड पेंटेड एनिमेशन से भी फिल्में बनती थी, फिर उसके बाद वो एनिमेशन इंप्रूव होता चला गया, पर वो एनिमेशन फिल्में ही हैं। अगर आपका प्रश्न ये है कि क्या ह्यूमन टैलेंट को रिप्लेस कर देगा, मुझे लगता नहीं कि 100-200 साल में ऐसा होने वाला है। क्योंकि आर्ट में क्या है ना, कोई भी आर्ट में एक ओपिनियन जरूरी है, और एआई की कोई ओपिनियन नहीं है। फिल्में यूनिक होती हैं क्योंकि उसके निर्देशक की एक यूनिक ओपिनियन होती है। एआई की ओपिनियन कोई नहीं है। एआई के पास जितना सामान अवेलेबल है उसको वो करके निकाल के आपके मतलब की चीज निकाल के आते, पर वो पहले हो चुका है। और निर्देशक और किसी भी कलाकार का टैलेंट ये होता है कि वो जो हुआ वो नहीं करना है, उसको अलग तरीके से करना है।
तो वो टूल है, बहुत बढ़िया टूल है आने वाले लंबे समय तक। उसके बाद क्या पता सारी दुनिया ही रोबोट्स टेक ओवर कर ले, पर वो कितना दूर है मुझे मालूम नहीं। ये खतरा रावण में भी आपने उस तरह से दिखाया था कि मशीनें किस तरह से टेक ओवर कर सकती है जी। तब तो एआई आया भी नहीं था। तब तो एआई आया भी नहीं, लेकिन कई सारी फिल्में हम देखते हैं कि एआई में कुछ कुछ काम किया, कुछ कुछ हिस्से किए, कुछ ने 50% से ज्यादा, लेकिन सिंथेटिक एलिमेंट आपको महसूस होता है उसमें फिल्मों में, डोंट यू थिंक सो? कौन सी फिल्म? मैंने नहीं देखी कोई फिल्म जिसमें एआई। अभी साउथ की एक दो फिल्में आई हैं, कई इसमें आपका इन्होंने आनंद राय वाली फिल्म का लास्ट का हाँ, वो मैंने चेंज पढ़ा किया उसके था। बारे में, देखा नहीं मैंने। हाँ, आपने देखा वो? हाँ वो देखा, तो आपको महसूस होता है कि यार ये ओरिजिनल से थोड़ा सा अलग है, या तो वो टेक्सचर शुरू से मेंटेन हो तो शायद फर्क ना क्या पता, पड़े। देखनी चाहिए मुझे वो। हाँ, उसका एंड तो देखना ही चाहिए। सो अब जैसे आप कह रहे हैं कि अब जरा खुशी की फिल्में बनाई जाए, हाँ, मैं तो कब ऐसा ख्याल आता रहता है, सब पिछले 3-4 साल से आ रहा है। ऐसा कभी कभी? हाँ 3-4 साल, अभी अचानक नहीं आया है, 3-4 हाँ। साल से आ रहा है। एक कॉमेडी बनाऊं या क्या करूं, एक लव स्टोरी बनाऊं। मुझे बहुत लोग कहते हैं एक लव स्टोरी बनाओ, तो है नहीं मेरे पास कोई कहानी। लव स्टोरी तो आपने कमाल की बनाई थी, तुम बिन से ही। तो अब ये भी दबाव भी है ना कि जब पहली वाली बनाई थी तो बहुत अच्छी लगी थी, हाँ, अब ये वाली भी उतनी अच्छी बनानी पड़ेगी। तो आज के मतलब आज 2026 में जब मतलब मिलेनियल और जेनजी और अल्फा और ये सब जो अजीबो गरीब सब इमोशन भी कुछ अजीबो गरीब से गटमट नहीं लग रहे हैं आपको, एज ए राइटर भी अगर आप दुनिया को देखते हैं, एज ए मेकर भी? इश्क को लेके कुछ तो चल रहा है दुनिया में, मतलब ज्यादा लोग इश्क कर नहीं रहे हैं आजकल, ऐसा मुझे लगता है। मैं मिलता हूँ लोगों से, बहुत सारे, पीछे तो इतना घूमा शहर दर शहर, तो मैंने सवाल पूछा लोगों से, क्या इश्क विश्क हो रहा है? बोले कहाँ टाइम है सर। तो मैंने कहा अच्छा, तो इश्क को लेकर अलग अलग कुछ टर्म्स बच्चों ने इजाद की हुई है, पर वो तो नई जनरेशन तो हमेशा कुछ नया करेगी, उनको करने दीजिए। वो आई होप कि वो इश्क की अनुभूति कर लें, वो दुनिया भर के जो भी एक्सपेरिमेंट करने हैं कर लें, लेकिन इश्क की अनुभूति कर लें, क्योंकि वो मुझे लगता है कि मतलब कोई ज़रूरी नहीं, मैं रोमांटिक इश्क की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन रिश्तों का जो पैशनेट इश्क होता है वो अनुभव कर लें। वरना क्या हुआ कि फिर आप ह्यूमन बने ही क्यों, वही जस्टिफाई नहीं हो पाएगा। दोस्ती क्या होती है, माँ से प्यार क्या होता है, बाप से प्यार क्या होता है, और भाई बहन से प्यार क्या होता है, 40 साल की दोस्ती का क्या मतलब होता है। ये सारी चीज़ें अगर आप बिना तजुर्बा किए चले गए तो ऐसा थोड़ा सा वेस्टेड जर्नी हो जाएगी। हाँ, मतलब मैं कल ही मेरे बेटे से भी कह रहा था, वो अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहा था, मैं मेरे किसी उसके कजिन को, ही इज माई डिस्टेंस कजिन। हाँ, मैंने कहा यार हम लोगों के समय तो भाई होता था या बहन होती थी, करेक्ट। डिस्टेंस कजिन, और ये मतलब अगर सगे चाचा का बच्चा नहीं है, हाँ, तो फिर डिस्टेंट हो गया, हाँ, दूर का रिश्तेदार है। ये बड़ा ये न्यूक्लियर फैमिली के कारण हो रहा है या सामाजिक बदलाव के कारण हो रहा है, आई डोंट नो क्या इसको कैसे। समय की भी कमी है ना, दिन में 3-4 घंटा सोशल मीडिया पे भी देना पड़ता है। वो 3-4 घंटा पहले रिश्तों में देता था आदमी, या किताबों को देता था, या संगीत को देता था। अब वो 3-4 घंटा कम से कम दिन का 6-7, मतलब सोने जाने और उठने को अगर 8 घंटा पकड़ लें तो 16 घंटे तो बचते हैं। तो उसमें से 4 घंटा, 5 घंटा, 3 घंटा सोशल मीडिया पे जा रहा है। पता नहीं दुनिया क्या क्या देखना, क्या क्या देखना। और इस सारे टेक्निकल इसमें आपने बड़ा कमाल का प्रयोग किया, यात्रा पे निकले आप, सिनेमा यात्रा हाँ। पे, वो उसकी किस तरह से रिस्पॉन्स रहा, किस तरह से आप एनरिच हुए, क्या कहेंगे? वो हम लोगों का हिंदुस्तान में ना यूथ का वो कल्चर नहीं है, हमको कल्चरली वो ट्रेनिंग नहीं है कि देशाटन पे निकल गए।
और अपना देश तो घूमना ही चाहिए ना। तो मैं इंदौर नहीं गया था कभी, आपके शहर। मैं कभी विदिशा पहुंचता ही नहीं, मैं कभी सीहोर पहुंचता ही नहीं, मैं कभी देवास पहुंचता ही नहीं। आपके प्रदेश के नाम ले रहा हूँ। मैं रायपुर ही नहीं पहुंचता कभी। मुझे इतना मज़ा आया रायपुर जाके। रांची, जमशेदपुर, बिहार में नॉर्थ बिहार एकदम चंपारण पहुंच गया, मोतिहारी पहुंच क्या गया। बात है। तो ये तो कभी होता ही नहीं जीवन में, और हमको जाना ही चाहिए। अगर अपने ही देश को नहीं घूमा तो फिर तुम कर क्या रहे थे। तो ऐसा सा कुछ ख्याल आया, और थोड़ा सा खुद से बम्बई इतना व्यस्त कर देता है ना कि अपन कट जाते हैं। साउथ का जितना डायरेक्टर है हर प्रदेश में, वो जुड़ा हुआ है अपनी ज़मीन से। बम्बई का फिल्म मेकर जो है वो अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ नहीं है ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पे मतलब दाल रोटी इतनी मुश्किल महंगी है, आगे की लड़ाई इतनी महंगी है कि आदमी उसमें इस कदर मुब्तला हो जाता है कि जड़ें कब धीरे धीरे घिस के टूट जाती हैं, पता नहीं चलता। तो वो मेरे साथ भी हुआ। लखनऊ जाते थे हर साल, लेकिन एक पिक्चर शूट करने आते थे, शूट करके चले आते थे। और मन का भरम ये रहता था कि लखनऊ जाके आ कि गए। हम तो जाते रहते हैं ना, वहाँ छोटा शहर तो हमारा अपना है ना। तो वो जब इस बार गया तो देखा वो सब बदल भी गया है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ये फैसला लिया। मैं शुरू किया था कि 15-20 शहर जाऊँगा, वो करते करते 50-52 हो गए। क्या बात है। हाँ, नौ अभी तो सिर्फ नॉर्थ है, अभी मुझे साउथ का करना है। साउथ तो मैंने देखा ही नहीं है। तमाम तरह के लोगों से मुलाकातें हुई हाँ, होगी, हाँ, यूथ, हाँ, हर प्रकार के बिजनेसमैन। लोग। हाँ और वो मैं लिख भी देता था हाँ। इंस्टाग्राम पे कि आ रहा हूँ, जिसको मिलना है वो आ जाए शर्मा जी की चाय की दुकान पे 5 बजे। तो आ जाते थे लोग। क्या बात है। ये अद्भुत प्रयोग है वैसे तो भाई। हाँ, अद्भुत है। मुझे बहुत मजा आया। सो वहां से कुछ कहानियां भी बनी होगी जाहिर तौर पर, या ऐसे ही? वो था ही नहीं, दिमाग में ही नहीं था। अच्छा। हालांकि उसका आने वाली कहानियों पे असर होगा। हाँ हाँ, ये बात सच है। लेकिन मैं कहानी ढूंढ नहीं रहा था ना, मैं कहानी ढूंढ रहा था, मैं दर्शक ढूंढ रहा था। तो बस घूम रहा था, लोगों से मिल रहा था, क्या कर रहे हैं आजकल, इसमें बहुत इंटरेस्टेड था। सही है। मतलब मैं तो मैंने भी ये महसूस किया कि जब से मैं दिल्ली से यहाँ आया, यहाँ पे इनपुट लेने का टाइम ही नहीं है आपके पास। जो आप लेके आए हो वो आप कैसे खर्च बस कर उसको सकते हो, जिंदा वो कैसे दिखा है। रखें। हाँ। वही अपने आप में हाँ। बड़ा कार्यक्रम है। चलिए, ये बड़ी गपशप बड़ी मजेदार चल रही है, चलती रहे ऐसी आगे भी। और इंतजार रहेगा आपकी कुछ खुश फिल्मों का भी। हाँ, क्योंकि वो स्टाइल भाई भी एक बार वापस आ जाए करता हूँ, है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।